सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत पाली जिले की बात करने वाले हैं। मतलब पाली जिले की पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसमें पाली जिले के परिचय और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की बात करने वाले हैं। सभी को प्रणाम। प्रिंस जी कुमावत चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, पुंगलगढ़ से राम राम, बिल्कुल राम राम, बीकानेर से प्रणाम, हाड़ौती से प्रणाम, नागौर से प्रणाम, भरतपुर से प्रणाम, बाड़मेर के गुड़ा मालानी से प्रणाम, बिल्कुल सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। जितने भी साथी लाइव हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नवाबों की नगरी टोंक से प्रणाम। पाली जिला दर्शन की आज क्लास होने वाली है। बिल्कुल आज पाली की बात करेंगे जी। बिल्कुल सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पाली जिले की। शुरुआत करते हैं परिवहन कोड की। सबसे पहले बात करते हैं RJ22 पाली का परिवहन कोड है। उपनामों में यदि हम बात करें तो दो प्रकार के उपनाम आते हैं। पहला है प्राचीन नाम और दूसरा आता है भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनाम। तो दोनों में यदि हम बात करें तो प्राचीन नाम जो है, इस पाली क्षेत्र का पालिका नाम मिलता है। पालिका या पारानगर या पारानगरी कह सकते हैं इसे। ये दो प्राचीन नाम इसके मिलते हैं। आधुनिक उपनामों में यदि हम देखें तो पहला नाम है वाणिज्य नगरी। वाणिज्य नगरी, वाणिज्य नगरी जो है इसका आधुनिक उपनाम है। इसके अलावा दूसरी बात करते हैं जैन मंदिरों का तीर्थ स्थल जो है वो पाली जिले को कहा जा सकता है। इसके अलावा हम शुभंकर की बात करते हैं। पाली जिले का शुभंकर क्या है? तेंदुआ। क्षेत्रफल की बात करें 12,387 वर्ग किलोमीटर जिले का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें 12.37 लाख यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। साक्षरता की बात करते हैं 64.2% यहाँ पर साक्षरता है। लिंगानुपात की बात करते हैं 987 यहाँ पर लिंगानुपात है। नेक्स्ट जनघनत्व की बात करें 164 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। अब बात करते हैं तहसीलों की। तो तहसीलों में यहाँ पर हम बात करते हैं रायपुर। तो कितनी तहसीलें हो गई यहाँ पर? जैतारण, रायपुर, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, पाली, रोहट, सुमेरपुर और बाली। तो ये यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। तो तहसीलों में सबसे पहले बात करते हैं पाली की। सबसे पहले बात करते हैं पाली एक तहसील है। उसके बाद में बाली भी एक तहसील है। पाली जिले में बाली एक जगह है जो एक तहसील है। इसके अलावा जैतारण, जैता का जो रण था उसे जैतारण कहा गया। इसके अलावा रोहट, इसके अलावा सोजत, इसके अलावा सुमेरपुर और कौन सा बच गया? मारवाड़ जंक्शन जो है वो यहाँ पर तहसील है। पाली हो गई, बाली, जैतारण, रोहट, सोजत, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन और कौन सा बच गया? देसूरी की यहाँ पर नाल भी स्थित है। और देसूरी क्या है? देसूरी एक तहसील भी है। तो यहाँ पर हमने प्रमुख तहसीलों की बात की और एक लास्ट तहसील हो गई रायपुर। तो ये थी पाली जिले की प्रमुख तहसीलें। लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। लोकसभा क्षेत्र पाली ही है। विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे। बताइए विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इसके बाद हम पड़ोसी जिलों की बात करते हैं। पड़ोसी देश यहाँ पर कोई नहीं है। और यहाँ पर बात करते हैं कोई क्यों नहीं है? क्योंकि ये अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिले का मतलब होता है जिसकी सीमा किसी देश के साथ नहीं लगती, किसी राज्य के साथ नहीं लगती, उसे हम अंतर्वर्ती जिला कहते हैं। बिल्कुल 8 जिलों के साथ सीमा लगती है। मैप के साथ हम बात करेंगे। विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। कमेंट कीजिए कौन कौन से हैं, देखें।
जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ए टू जेड राजस्थान कह रहे हैं क्लास को शेयर करें, बिल्कुल क्लास को शेयर भी करना है। विधानसभा क्षेत्र में बात करते हैं, सबसे पहले पाली। पाली विधानसभा क्षेत्र है, बाली भी विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा सोजत, मारवाड़ जंक्शन। आप सभी साथी कमेंट करते रहे, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। जी बिल्कुल। जैतारण, बाली, पाली, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, बिल्कुल। तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं सुमेरपुर, सुमेरपुर और जैतारण। बहुत बढ़िया बात है। 6 विधानसभा क्षेत्र यहां पर हैं। जैतारण, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, बाली और पाली। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो गया है विधानसभा क्षेत्र का। सभी साथियों ने सही आंसर दिया है। पड़ोसी जिलों की हम यहां पर इस मैप के माध्यम से बात करते हैं। ये जिला रहा अपना पाली। पाली जिले के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? सबसे पहला जिला है जोधपुर, दूसरा है नागौर, तीसरा है अजमेर, चौथा है भिलवाड़ा, पांचवा है राजसमंद, छठा उदयपुर, सातवां सिरोही और आठवां जालोर। तो इसका मतलब बाड़मेर की सीमा इसके साथ नहीं लगती है। तो यहां पर कितने जिले हो गए? 8 जिले यहां पर इसके सीमावर्ती हो गए। यहां पर मैप में अपने को ऐसा लग रहा है कि बाड़मेर की सीमा लगती है, लेकिन थोड़ी सी दूरी यहां पर कवर हो जाती है, इसलिए सीमा नहीं लगती है। तो यहां पर हम पुनः वापस बात करते हैं पड़ोसी जिलों में। तो 8 जिलों की सीमा इसके साथ लगती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको सभी साथियों को याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा जाता है। तो पहला जिला ले लेते हैं जोधपुर, दूसरा नागौर, तीसरा अजमेर, चौथा भिलवाड़ा, पांचवा राजसमंद, इसके बाद उदयपुर और उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद जालोर। तो भाई कितने हो गए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले यहां पर हो चुके हैं। तो पाली के बारे में आप नोट लगा करके यहां पर लिख सकते हैं, नोट, नोट राज्य में सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला। तो भाई राज्य के अंदर जितने भी जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा जिलों की जो सीमा है वो पाली की लगती है। उसके बाद नागौर, अजमेर जो है क्रम से वो भी सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो 8 जिलों के साथ पाली जिले की सीमा लगती है। कमेंट भी आ गया है, अजमेर, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, सिरोही, जालोर, भिलवाड़ा, उदयपुर। बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हैं। जितने भी साथी लेट लाइव जुड़े हैं क्लास को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। लाइव का आंकड़ा आज भी बढ़ाना है। पगड़ी कहाँ गई? देखो राकेश जी उठवाल पूछ रहे हैं, वो पगड़ी नहीं थी, कल जो पहन रखा था ना वो सापा था, तो जो टेक्निकल टीम ने कल पहना दिया वापस ले लिया। बोले सर क्लास हो गई तो वापस दे दो, यहाँ रख दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई वापस रख लो, है ना। 24 घंटे तो उसको पहन के घूम सकते नहीं। सोजत की मेहंदी पर सीधे बात करेंगे, बिल्कुल। राजस्थान का पंजाब, जालोर का हरिद्वार, सांचौर से प्रणाम, बिल्कुल अशोक जी प्रणाम आप सभी साथियों को। जी बिल्कुल, पगड़ी खोई नहीं है, कहीं नहीं गई, यहीं पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमने 8 जिलों की यहाँ पर बात की थी। तो यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं, सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा लगती है। 8 जिलों से सीमा लगती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रमुख नदियों की बात करते हैं कि भाई पाली जिला जो है वहां पर प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियां हैं जो उस जिले से गुजरती है। सबसे पहले पाली जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो है बांडी नदी। इसके अलावा जवाई नदी जो कि बाली तहसील के गोरैया गांव से निकलती है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं लूणी नदी का कुछ प्रवाह क्षेत्र इस जिले में है। इसके अलावा हम बात करते हैं सूकड़ी नदी का भी इसमें कुछ हिस्सा है। तो प्रमुख रूप से बांडी, जवाई, सूकड़ी और गुहिया,
और भी यहाँ पर छोटी मोटी नदियां हैं, जैसे मिस्री नदी है, मिस्री नदी। अभी हम बात करेंगे बाली जो है वो मिस्री नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार के कुछ फैक्ट। झील जलाशय की बात करते हैं, सबसे पहले नाम आता है जवाई बांध का। जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। दूसरा है रायपुर बांध, है ना, रायपुर बोराना में है ये रायपुर बांध। और इसके अलावा हेमावास, हेमावास बांध जो है वो भी इस जिले में माना जाता है। अब यहाँ पर परिवहन के हिसाब से आप सभी साथियों को कमेंट करना है कि भाई यहाँ पर परिवहन में पुराणों में तो NH 14 व 65 यहाँ पर गुजरते हैं। नए क्रमांक क्या है, नए क्रमांक की यहाँ पर आपको बात करनी है। NH, तो यहाँ पर नए क्रमांक आप सभी साथी कमेंट करेंगे। मिट्टियों की यहाँ पर हम बात करते हैं तो भूरी, भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। जलवायु की बात करें तो अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु, और अर्ध शुष्क प्रकार की जो जलवायु है उसमें वर्षा का जो मात्रक है 25 से 50 सेमी जो है इस क्षेत्र में वर्षा होती है। और यदि वनस्पति की बात करें तो वनस्पति भी कौन से प्रकार की, अर्ध शुष्क प्रकार की यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलती है। अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति, अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और यदि हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश की यहाँ पर हम बात करें तो लूणी बेसिन के अंदर ये जिला शामिल है, जैसे कि घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी का जो बेसिन है या लूणी का मैदान जो है उसके क्षेत्र में ये आता है। बिल्कुल मरुदभिद कह सकते हैं, बिल्कुल शुष्क या अर्धशुष्क प्रकार की जितनी भी वनस्पति है, मरुस्थलीय वनस्पति जिसमें स्पेशली हम बात करते हैं खेजड़ा, खेजड़ी, बबूल, कंटीली झाड़ियां, इस प्रकार की जब वनस्पति पाई जाती है वो सभी मरुदभिद कहलाती है ना। जीरो फाइट, बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि आई सर प्रणाम, आज सापा नहीं पहना, मजा नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, मारवाड़ की आन बान शान, सापा और कभी पहनेंगे, है ना। अपने शौक से नहीं पहनते, कल टीम ने पहना दिया तो पहन लिया, बाकी शौक से यहाँ पर सापा नहीं पहनते हैं, बिल्कुल यहाँ पर, है ना। हाँ, सुनील प्रजापति जी कह रहे हैं मैंने जोधपुरी सापा पहना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, जोधपुरी सापा पहनना चाहिए, मारवाड़ की आन बान शान है। मेवाड़ी पगड़ी जो है वो मेवाड़ की आन बान शान, राजस्थान की आन बान शान। तो पगड़ी भी आप जरूर पहने। पगड़ी और सापे में थोड़ा सा अंतर होता है, पगड़ी गोल होती है और सापा थोड़ा सा ऊंचाई लिए हुए होता है, जबकि उसके पीछे वो लटकता हुआ जो कपड़ा होता है वो पगड़ी में नहीं होता है, पगड़ी तो उसी के अंदर सेट कर दिया जाता है। कांठल से प्रणाम, प्रणाम भाई आपको। तो यहाँ पर नए क्रमांक अभी तक आप साथियों ने कमेंट नहीं किए हैं, बिल्कुल यहाँ पर नए क्रमांक आप कमेंट करें, मैं आपके वेट कर रहा हूं, देखें बिल्कुल। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम पाली से संबंधित। अब पाली का ये मैप आपके सामने आ गया, इस मैप से संबंधित क्या क्या हमारे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं बात करते हैं। सबसे पहले कुड़की की बात करते हैं। कुड़की, यहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म स्थल है मीराबाई का कौन सा, कुड़की ग्राम। कुड़की ग्राम इनका जन्म स्थल है। राव रतन सिंह जी के घर इनका जन्म हुआ था। बाजोली में इनका लालन पालन हुआ था। इनके दादा का नाम था राव दूधा, जो कि मेड़ता के जागीरदार हुआ करते थे, बिल्कुल, है ना। हाँ जी, करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट जैतारण की बात करते हैं। भाई जैतारण है, जैतारण क्यों प्रसिद्ध है। जैतारण की यहाँ पर हम बात करें तो 1544 में यहाँ गिरी सामेल या गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। तो भाई ध्यान रखें, जैतारण, चूंकि यहाँ पर जैता और कूपा जो है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जैता द्वारा लड़ा गया, रण का मतलब होता है युद्ध करना, तो जैता के द्वारा जो रण लड़ा गया उसी के आधार पर इस जगह का नाम क्या पड़ा, जैतारण पड़ा। और गिरी सामेल का जो मैदान है वो जैतारण में पड़ता है। और इस युद्ध को गिरी सुमेल का युद्ध या इसे जैतारण का युद्ध भी
कहा जाता है। मारवाड़ के शासक राव मालदेव के दोनों सेनापति जेताकुपा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और शेरशाह सूरी जो है इस युद्ध की समाप्ति के बाद, चूंकि बड़ी कठिन विजय उनकी इस युद्ध में होती है, कूटनीति का परिचय देते हुए, मतलब एक तरह से जाल जपट करके, छल कपट करके उन्होंने ये युद्ध जीता और बाद में युद्ध जीतने के बाद कहा आज तो खैर हुई वरना हिंदुस्तान की बादशाहत में एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए खो देता। बिल्कुल मीराबाई का जो जन्म है 1498 में हुआ था। आज मीराबाई से संबंधित पूरी बात करेंगे, एग्जाम में उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न आते हैं। बिल्कुल, पिता का नाम था रतन सिंह जी, है ना। विक्रम संवत अलग है, शक संवत अलग है और यहाँ पर सन जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उनकी बात आज अपन करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर गिरी सामेल के युद्ध की भी बात हो गई। हाँ, पोखरण की धरती से प्रणाम। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं सोजत की। यहाँ पर हम बात करें कि सोजत जो है यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर मेहंदी मंडी भी है, मेहंदी मंडी, मेहंदी मंडी यहाँ स्थित है। सोजत दुर्ग स्थित है, यहाँ पर सोजत दुर्ग यहाँ पर स्थित है। और सोजत दुर्ग के बारे में हम जानते हैं कि राव मालदेव जो है उनका यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था और इसके बाद भी सोजत दुर्ग है वो कई कारणों से चर्चा में रहता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सोजत दुर्ग जो है वो कहाँ पर है, सोजत में है। सॉरी, यहाँ पर सोजत नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सभी फैक्ट जो है ये सभी फैक्ट सोजत से संबंधित है और ये स्थान जो है ये रायपुर वाला स्थान है। मैप में गड़बड़ हो गई, रायपुर। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वो किससे संबंधित हैं, सोजत से संबंधित हैं। इसके अलावा मारवाड़ जंक्शन जो है एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर हम बात करते हैं आउवा की। भाई आउवा जो है 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय प्रमुख केंद्र ये रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सत्याग्रह उद्यान स्थित हैं। तो आउवा के बारे में आपको दो बात याद रखनी है। आउवा 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, प्रश्न आया हुआ भी है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन माना जाता है। भाई शुरुआत अलग बात है, नसीराबाद में होती है, प्रमुख केंद्र कौन सा माना जाता है, आउवा माना जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है बार बार कि सबसे ज्यादा जो भयंकर क्रांति का रूप देखने को मिला था वो हमें कोटा में देखने को मिलता है। एरिनपुरा के जो सैनिक हैं चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हैं। ये पूरी 1857 की एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। बिल्कुल, तो यहाँ पर सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। हाँ, रीट के चक्कर में मेहंदी लगना बंद हो गई। अच्छा, ये क्या हो रहा है, आ गई रीट, है ना, रीट आ गई है, मेहंदी भी लगेगी, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, है ना, धूम धमाके भी होंगे। क्लास को शेयर करो देखे आप सभी। तो यहाँ पर हमने बात की 1857 की क्रांति के समय प्रमुख केंद्र रहा है ये। यहाँ पर सत्याग्रह उद्यान स्थित है और ये फैक्ट किससे संबंधित है, आउवा से ये फैक्ट संबंधित है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि यहाँ पर सादड़ी की, यहाँ पर हम बात करते हैं कि सादड़ी से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। भाई सादड़ी जो है यहाँ पर भगवान परशुराम जी की गुफा है। भगवान परशुराम जी की गुफा यहाँ पर स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में ये गुफा आती है। इसके अलावा यहाँ पर खुदा बख्श बाबा की दरगाह भी है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह भी यहाँ पर स्थित है जो कि प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं थाने राव की या गाने राव की। तो थाने राव जो है यहाँ पर मुच्छाला महावीर का मंदिर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं फालना के बारे में। फालना जो है, फालना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर राज्य का प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर स्थित है। प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा फालना और किसके लिए प्रसिद्ध है,
फालना की छत्रियां प्रसिद्ध है, छतरियों की फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है, छतरियों की फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं रेडियो उद्योग, रेडियो उद्योग। फालना के रेडियो पहले आया करते थे जिसकी बॉडी लकड़ी की बनती थी। आजकल रेडियो का प्रचलन कम हो गया है, बाकी रेडियो बहुत प्रसिद्ध था फालना का। और यहाँ पर छतरियां भी बनती है, छतरी उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। छतरी का मतलब होता है छाता, है ना, अम्ब्रेला। तो यहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कि जैनियों का प्रथम स्वर्ण मंदिर जो है वो भी फालना में स्थित है। बिल्कुल, जोगाराम जी कह रहे हैं मैं चौटन से क्लास देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं बाली की। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बाली से संबंधित एग्जाम में हमारे क्या फैक्ट बन सकता है। तो भाई बाली की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बाली दुर्ग स्थित है, बाली दुर्ग प्रसिद्ध, यहाँ पर बाली दुर्ग स्थित है, बाली दुर्ग। तो यहाँ पर बाली दुर्ग स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे कि जवाई नदी जो है इसका उद्गम भी यहीं से होता है। जवाई नदी, जवाई नदी का जो उद्गम होता है वो गोरैया गांव से होता है। और ये गोरैया गांव जो है ये बाली तहसील के अंदर आता है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं, अब बच गया है एक फैक्ट रणकपुर से संबंधित। रणकपुर से संबंधित यहाँ पर फैक्ट ले लेते हैं। रणकपुर को स्तंभों का वन कहा जाता है, स्तंभों का वन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 1444 जो है स्तंभों का यहाँ पर एक मंदिर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिरों की यहाँ पर हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर रणकपुर जो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए, जैन मंदिर प्रसिद्ध ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो ये भी सारा फैक्ट किससे संबंधित हुआ, रणकपुर से संबंधित हुआ। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे जो पाली के मैप से संबंधित हैं। एग्जाम में इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, सुगाली माता की बात भी करेंगे। कल हम इतिहास की बात करेंगे, पाली के इतिहास की। उसमें हम नाडोल के चौहानों की बात करेंगे। पाली जिले में कौन कौन से युद्ध हुए हैं, जिसमें बिथोड़ा के युद्ध की बात करेंगे, चेलावास के युद्ध की बात करेंगे, गिरी सामेल के युद्ध को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा सोजत दूर की बात करेंगे, बाली दूर की बात करेंगे। बिल्कुल शानदार डिवाइडेशन किया गया है ताकि भी कोई भी तथ्य बार बार भी नहीं पढ़ना पड़े और कोई चीजें छूटे भी नहीं। बिल्कुल, है ना। प्रतापगढ़ की पावन धरा से रामलाल जी प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रणाम। चित्तौड़ के बदेसर से प्रणाम, राम राम आपको। जवाई बांध जो है उमेश सिंह जी ने बनवाया। बिल्कुल, कल बांध की बात करेंगे, परसों करेंगे सॉरी। पर्यटन स्थलों में बांध, जिले, दुर्ग, इस तरह के जो बात है, बिल्कुल मंदिरों की सबकी बात करें, कोई बात नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मीराबाई से संबंधित। भाई एग्जाम में मीराबाई से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि मीराबाई से संबंधित क्या क्या हमारे फैक्ट बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीरा का जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ। तो मीरा जी का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था, कुड़की ग्राम में, कुड़की ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुड़की ग्राम कहां पर है, पाली के अंदर ये कुड़की ग्राम पड़ता है। पिता की बात करें, इनके पिता कौन थे, पिता राव रतन सिंह हैं। राव रतन सिंह जो है वो इनके पिता हैं। तो यहाँ पर सीधी बात, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनके संबंध में एक बात आती है कि इनका विवाह जो है वो इनकी 18 वर्ष की आयु में 1516 में हुआ था। इसका मतलब 18 वर्ष उससे कम करेंगे तो 1498 यहाँ पर आंसर आएगा। तो जन्म हुआ था कुड़की ग्राम में, पाली में ये पड़ता है। पिता थे इनके राव रतन सिंह हैं। लालन पालन कहां पर हुआ था इनका, लालन पालन। तो लालन पालन इनका हुआ था बाजोली ग्राम में, बाजोली ग्राम, और ये नागौर के अंदर पड़ता है। बाजोली ग्राम जो है ये नागौर में पड़ता है। और चूंकि बाजोली ग्राम जो है इनके पिता राव रतन सिंह की जागीर हुआ करती थी तो ये यहां पर पड़ता है। दूसरी बात, अब इनका विवाह कहां पर हुआ था, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इनका विवाह, इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा के पुत्र भोजराज, भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ।
और यहाँ पर यदि भोजराज की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है कब हो जाती है, भोजराज की मृत्यु हो जाती है 1523 में। भाई इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि खातौली का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में ये बुरी तरीके से घायल हो गए थे और बाद में घायल अवस्था में इनका कई समय तक उपचार चला। और ऐसा भी कहा जाता है कि मीराबाई के विवाह के 7 वर्ष उपरांत जो है इनके पति की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल, तो पति की मृत्यु कब हो गई, 1527 में हो गई। और विवाह कब हुआ था, 1516 में हुआ था। 4 वर्ष ये बच गए और 3 वर्ष ये बच गए। इसका मतलब इनकी जो मृत्यु है भोजराज जी की वो 1523 में मानी जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर 1523 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। अब यहाँ पर मीराबाई के जीवन का जो है वो स्ट्रगल प्रारंभ होता है। प्रारंभिक जीवन की हम मीराबाई की बात करते हैं। जन्म इनका कुड़की ग्राम पाली में होता है। लालन पालन, चूंकि इनकी माता की मृत्यु हो जाती है इसलिए इनके बाद में बाजोली में इनका लालन पालन किया जाता है। बड़ी होने पर 18 वर्ष की उम्र में मीराबाई की क्या है, शादी कर दी जाती है। इनका विवाह हो जाता है राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। लेकिन 7 वर्ष इनका वैवाहिक जीवन चलता है। बाद में इनके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण में इनकी अनन्य श्रद्धा थी, अनन्य भक्ति में ये लीन रहती थी। और बाद में जब पति की मृत्यु हो गई तो भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने अपना पति मान लिया, परमेश्वर मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया और सब कुछ मानते हुए उनकी भक्ति करना शुरू कर दी। तो इस प्रकार की जब घटना हुई कि भाई पति की मृत्यु हो गई, बाद में हम देखते हैं खानवा युद्ध के बाद राणा सांगा की भी मृत्यु हो जाती है। बाद में शासक बनते हैं विक्रमादित्य। और जब विक्रमादित्य शासक बनते हैं तो इनका जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अछूतों के साथ उठना बैठना था, दलितों के साथ उठना बैठना था। भजन पार्टी करने के लिए इधर उधर ये आया जाया करती थी। तो राज परिवार की महिलाओं से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो राणा सांगा ने इनके लिए एक महल का निर्माण करवाया था अपने जीते जी, जिस महल का नाम है कुंवर पदे महल। कुंवर पदे महल जो है वो इनसे संबंधित है, सांगा ने बनवाया। राणा सांगा ने बनवाया। अब इनको कह दिया गया कि भाई आप जो हैं अपने इस महल में रहें और यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, अपने भगवान की आप स्तुति कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मीराबाई जी नहीं मानते थे। जब भी इनको कोई सूचना मिलती कि कहीं पर कोई भजन संध्या है, कोई रात्रि जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, ये वहां पर चली जाती और वहां पर रात भर जो है भजन करती, उसके बाद में वापस आ जाती। तो ये बात विक्रमादित्य को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक बार द्वेष में आकर के इनको विष का प्याला भी दे दिया और विष का प्याला इनको पीने के लिए कहा। तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उस विष के प्याले को पी लिया। ऐसा कहा जाता है कि वो विष का प्याला है वो अमृत हो गया था और उस विष को पीने से मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी। भाई उस समय मृत्यु 2 कारणों से हो सकती थी, या तो विष का प्याला दे दिया जाए या भगवान का बुलावा आ जाए तभी मृत्यु होती थी। तो उस समय राजा महाराजाओं में ज्यादातर षड्यंत्र जो होता था उसमें विष दे दिया जाता था। जैसे हम बात की हमने देवड़ा राजवंश की, उसमें जगमाल जो है विष युक्त लड्डू जो है पृथ्वीराज सिसोदिया को दे देते हैं, उनको खाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी व्यक्ति जो है अधिकतर वो तो युद्धों में लड़ाई करते हुए भी मारे जाते थे। विक्रमादित्य इनको बहुत सारी यातनाएं दी। प्रिंस जी कुमावत कह रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कह रहे हैं, तो बिल्कुल इनको सारी जानकारी है। वहां पर इनका मंदिर भी बना हुआ है और प्रारंभिक जीवन जो है इनका कुड़की में बीता, बाद में विवाहिक जीवन जो है इनका वहीं पर बीतता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने बात की विक्रमादित्य ने इनको यातनाएं दी, तो मीराबाई ने क्या किया, चित्तौड़ को छोड़ दिया और यहाँ से मेड़ता चली गई। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने पीहर चली गई, वहां पर ये रहने लगी। तो इनके दादा जो हैं, इनके दादा ने इनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिनका नाम क्या है, मंदिरों की बात करते हैं। इनके दादा ने इनके लिए एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर का नाम है चार भुजा नाथ मंदिर। चार भुजा नाथ मंदिर। दूसरा इनका मंदिर बना हुआ है चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। इसका नाम क्या है, मीरा मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राव दूधा ने इस मंदिर को बनवाया था कि जब मीराबाई जो है वो चित्तौड़ छोड़ करके मेड़ता में आ जाती है तो इनके दादा जो थे राव दूधा मेड़ता के जागीरदार हुआ करते थे।
राठौड़ शासक थे और उनको जागीर मिली हुई थी मेड़ता की, तो उन्होंने वहां पर एक 4 भुजानाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में मीरा मंदिर कहां पर स्थित है। राजस्थान में मीरा के नाम से जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से आ जाए राजस्थान में मीरा जी के कितने मंदिर हैं, 2 मंदिर हैं। भाई मेड़ता का 4 भुजानाथ मंदिर भी मीरा मंदिर कहलाता है, लेकिन उसका मूल नाम जो है वो मीरा मंदिर नहीं होकर मूल नाम उसका 4 भुजानाथ मंदिर है। जबकि चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर परिसर में जो मंदिर बना हुआ है उसका मूल नाम मीरा मंदिर है, ठीक है ना। वहां से एक सुरंग बनाई गई है जो कि कुंवरपदे जो महल है इस महल से ये सुरंग जाती थी। इस सुरंग से सीधा इस महल से कहां जाया जा सकता था, उस मंदिर तक जाया जा सकता था। तो मीराबाई को उस महल से मंदिर जाने की अनुमति थी। मतलब इनका जीवन इतना संकुचित कर दिया गया था कि इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मैं भगवान का नाम लेना चाह रही हूँ, उसमें भी अगर इतनी बाधाएं आ रही है। बाद में इन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया और अपना निवास कहाँ बना लिया, मेड़ता में बना लिया। उसके बाद उनको वहां भी अच्छा नहीं लगा, बाद में वहां से ये वृंदावन चली गई। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लास्ट बार इनको गुजरात के डाकोर में देखा गया। डाकोर में स्थित रणछोड़ राय या रणछोड़ मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, वहां पर इनको अंतिम बार देखा गया। ये बात तो है ऐतिहासिक, जबकि पौराणिक मान्यता ऐसी है, धार्मिक मान्यता ऐसी है कि ये वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने इन्होंने विलाप किया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने इनको गले लगा लिया, या ऐसा कहते हैं कि ये जो है वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई या वहां जाके विलुप्त हो गई। इस प्रकार की क्या है मान्यता है। भाई 2 बात होती है, इतिहास जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रमाण की बात होती है, फैक्ट की बात होती है कि इसके हमें प्रमाण कहां से मिले हैं। दूसरी बात पौराणिक मान्यता या लोकोक्ति के अनुसार भी हम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है बात श्रवण कुमार जी सिणधरी की धरा से। राम राम, बिल्कुल राम राम, सांचौर से प्रणाम, बिल्कुल। तो यहाँ पर इनका अंतिम समय कहां पर बीता इसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग से कहां गई है, चित्तौड़ दुर्ग से गई मेड़ता, मेड़ता से बाद में वृंदावन, वृंदावन और वृंदावन के बाद में गुजरात, और गुजरात में कौन सी जगह, डाकोर। और यह मंदिर कौन सा है, रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ मंदिर में अंतिम बार इनको, रणछोड़ मंदिर में अंतिम बार इनको देखा गया। और ये घटना कब है, 1563 के आसपास की मानी जाती है। ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है कि जब विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद महाराणा उदय सिंह जी शासक बनते हैं तो वो अपने गुप्तचरों को भेजते हैं, अपने सेवकों को भेजते हैं कि आप मीराबाई के पास जाइए और आप उनको जाकर के मेवाड़ आने के लिए कहिए कि आप आइए, आपको सह सम्मान यहाँ पर, आप जैसा बोलोगे आप वैसा हम कर देंगे। लेकिन मीराबाई नहीं आते हैं। बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को जब इस प्रकार की सूचना मिलती है कि भाई हमारे परिवार में ऐसी कोई महिला हुआ करती थी जो भगवान की भक्ति में इतनी लीन है, और बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप स्वयं इनसे मिलने के लिए डाकोर गए थे और उसी समय अकबर जो है वो भी वहां पर मिलने के लिए आए थे। तो दोनों की भेंट प्रथम बार जो है वहां पर मानी जाती है। इस प्रकार की भी बातें इतिहास में पढ़ने को मिलती है, लेकिन इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि भाई किसी लेखक ने इसका विशेष रूप से वर्णन किया है जो हम यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये बात थी कुछ मीराबाई से संबंधित, बिल्कुल। तो यहाँ पर मीराबाई से संबंधित क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, प्रत्येक लाइन से लिखा हुआ फैक्ट जो है एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब मीराबाई से प्रश्न ये आता है इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मीरा दासी संप्रदाय चलाया, मीरा दासी संप्रदाय चलाया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मीरा के द्वारा जो चलाया गया संप्रदाय है या पंथ है या जो विचारधारा है वो किसमें है, तो वो है मीरा दासी संप्रदाय। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं कि मीराबाई के ग्रंथों का क्या नाम है, तो ग्रंथ, तो मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो पदावलियां कहलाती है, पदावलियां। मीराबाई की रचना जो है पदावलियां कहलाती है। और इन्होंने रत्ना खाती के सहयोग से नरसी जी को मायरो, नरसी जीरो मायरो जो है इसकी भी रचना इन्होंने
की थी। तो ये थी मीराबाई से संबंधित जानकारी। प्रत्येक लाइन से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल, चौटन ब्लॉक खारिया राठौड़ान से क्लास देख रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से सभी साथियों ने बिल्कुल रत्ना खाती नरसी जीरो मायरो की रचना की, बहुत अच्छी बात है। तो द्वारिका डाकोर, बिल्कुल एक ही बात है, द्वारिका डाकोर वहीं पर एक जगह है जहां पर रणछोड़ राय या रणछोड़ मंदिर स्थित है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, वहां पर मीराबाई को अंतिम बार देखा गया। तो ये संक्षिप्त जानकारी थी मीराबाई से संबंधित। प्रत्येक जानकारी एग्जाम में आपके काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तित्व की, भामाशाह की यहाँ पर बात करते हैं। भामाशाह से संबंधित एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले इनका जन्म कहां पर हुआ। इनका जन्म 1547 में हुआ था। कहां पर हुआ, तो रणथंभौर के अंदर हुआ था। रणथंभौर में इनका जन्म हुआ था। तो भाई इनका संबंध पाली से कैसे है, तो इनकी कर्मस्थली जो है वो पाली क्षेत्र रहा है। पाली क्षेत्र इनकी कर्मस्थली रहा है। क्या विशेषता है इनके बारे में, क्यों पढ़ रहे हैं हम इतना डिटेल से, तो बात करते हैं भामाशाह की। इनका संबंध ओसवाल जाति की कावड़िया शाखा से था। कावड़िया शाखा से था। तो भाई कावड़िया शाखा से ये संबंधित थे। महाराणा प्रताप ने इनको प्रधानमंत्री बनाया था। तो महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्री मित्र कह सकते हैं, मित्र व परम सहयोगी जो हैं वो भामाशाह को कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने महाराणा प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं चूलिया ग्राम है ये, है ना। चूलिया जलप्रपात अलग है, चूलिया ग्राम अलग है। तो यहां पर हम बात करते हैं 20,000 स्वर्ण मुद्राएं चूलिया ग्राम के निकट राणा प्रताप को भेंट की। राणा प्रताप को भेंट कर दी, और भेंट करने के कारण इनको जो एक उपमा दी गई, जो इनका एक विशेष नाम दिया जाता है, इन्होंने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं चूलिया ग्राम के निकट राणा प्रताप को भेंट की। इनके साथ इनके भाई ताराचंद भी उपस्थित थे। इस कारण इनको क्या क्या नाम दिया गया, तो इस कारण इनको मेवाड़ का मेवाड़ का दानवीर व मेवाड़ का रक्षक कहा गया। तो मेवाड़ का दानवीर इनको इसलिए कहा गया कि बहुत बड़ा दान हुआ करता था उस समय। 20,000 स्वर्ण मुद्रा का मतलब आज के जमाने में हम उसको 20 लाख से तुलना कर सकते हैं, 2 करोड़ से तुलना कर सकते हैं। 20,000 की स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने की मुद्राएं हुआ करती थी। आज एक तोला सोने की क्या कीमत है, तो आप जानते हो, बहुत महंगाई चल रही है सोने की। तो 1 किलो की कितनी हो सकती है, और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, एक रुपए के सिक्के को भी हम इकट्ठा करें तो 20,000 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हमारे पास हो जाएंगे। बिल्कुल, तो यहां पर हम इसकी तुलना या कल्पना कर सकते हैं। मेवाड़ का कर्ण जो है वो इनको किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड इनको क्या कहते हैं कि भाई ये तो मेवाड़ के कर्ण हैं। जिस प्रकार से महाभारत कालीन परिदृश्य में हम कर्ण की बात करते हैं, जो सबसे बड़े दानी हुआ करते थे, उनकी तुलना हम राजस्थान में करते हैं। राजपुताने का कर्ण, इसमें वापस राजस्थान का कर्ण,
इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं कलयुग का कर्ण, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेवाड़ का कर्ण। तो मेवाड़ का कर्ण किनको कहेंगे? भामाशाह को कहेंगे। कौन कह रहे हैं? कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं। अब यहाँ पर स्टोरी क्या होती है, तो स्टोरी की हम बात करते हैं। तो भाई जैसे ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, राज तिलक होता है, व्यवस्थाएं वो सब अपने हिसाब से करते हैं। भामाशाह जो कि एक व्यापारी हुआ करते थे, ओसवाल जो जैन होते हैं, ओसवाल जाति की कावड़िया शाखा से इनका संबंध था। मिर्ची का बहुत बड़ा इनका व्यापार हुआ करता था, मिस्र तक इनकी मिर्ची जाया करती थी। बहुत इनके पास पैसे हो गए थे, बहुत धन हो गया था, और बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि दूरदृष्टि के ये व्यक्तित्व हुआ करते थे। इनको पता था कभी ना कभी ऐसा संकट आएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है अकबर से लोहा लेने की बात कर रहे हैं। अकबर से टकराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हो सकता है भविष्य में हमें आर्थिक सहायता की भी जरूरत पड़ जाए, तो इन्होंने अपने व्यापार को बहुत बढ़ा दिया, बहुत लंबा चौड़ा हो गया। कुछ लोग इनसे जलने भी लग गए, और एक दो इनके साथ इस प्रकार की घटनाएं भी होती है जब कुछ मेवाड़ी सरदार इनको ये कहते हैं कि भाई आप तो धन बनाने में लगे हुए हो, आपका काम तो व्यापार करना है, मेवाड़ को लूट रहे हो और अपना घर भर रहे हो। तब ये कहते हैं कि मेरी जितनी भी संपत्ति है, मैं और मेरी संपत्ति मेवाड़ की क्या है? कर्ज है, मेवाड़ का कर्ज है। समय आने पर मैं ये कर्ज उतार दूंगा। और वही जब समय आता है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप के हाथ से कुंभलगढ़ दुर्ग भी निकल जाता है, और बाद में महाराणा प्रताप जंगलों में भटकने को मजबूर हो जाते हैं। तब वहां पर एक ऐसी परिस्थिति आती है कि महाराणा प्रताप जब जंगलों में पलायन कर रहे हैं, उनके पास सेना की कमी है, अस्त्रों शस्त्रों की कमी है, धन की कमी है, सब चीजों की एक प्रकार से कमी हो जाती है। उस समय भामाशाह जो है वहां पर आते हैं, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं चूलिया ग्राम के निकट उनको भेंट करते हैं। तब महाराणा प्रताप भामाशाह को पहले तो मना कर देते हैं कि भाई मैं ये धन नहीं ले सकता है, संपत्ति मेरी नहीं है, ये आपकी अपनी निजी संपत्ति है। तो भामाशाह उस समय महाराणा प्रताप को कहते हैं कि नहीं महाराणा, नहीं राणा जी, ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये संपत्ति आपकी है, ये संपत्ति मेवाड़ की है। ये तो ठीक है कि मुझे सौभाग्य मिला कि भाई मैं इस प्रकार की सहायता कर पा रहा हूं, तो आप ये बिल्कुल संपत्ति स्वीकार कीजिए, ये अब आपकी हो गई ये धरोहर। तो उस समय महाराणा प्रताप कहते हैं कि भामा, तुम्हारा जो कर्ज है वो मुझसे भी ज्यादा इस मेवाड़ के ऊपर हो गया है। इस वजह से इनको मेवाड़ का कर्ण और मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। मेवाड़ का रक्षक का मतलब कठिन समय में इन्होंने क्या की? मेवाड़ की रक्षा की। इसके अलावा हम बात करते हैं विनोद जी जनवा सांवरिया सेठ की नगरी से प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम आपको। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने महाराणा प्रताप को धन भेंट किया, उससे मेवाड़ की रक्षा हुई। मेवाड़ का रक्षक जो है हम राणा हमीर को भी कहते हैं, क्योंकि जब रावल शाखा समाप्त हो जाती है और पुनः वहां पर संघर्ष करके मेवाड़ को वो प्राप्त करते हैं, मेवाड़ की रक्षा करते हैं और वहां पर सिसोदिया शाखा की स्थापना करते हैं। तो एग्जाम में एक ही फैक्ट से दो व्यक्तियों के नाम है। मेवाड़ का रक्षक राणा हमीर को भी कहा जाता है, भामाशाह को भी कहा जाता है। दोनों को क्यों कहा जाता है आपके सामने फैक्ट क्लियर है। दोनों ने मेवाड़ की संकट के समय क्या की है? रक्षा की है। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए मेवाड़ का रक्षक किन्हें कहा जाता है, ऑप्शन में दोनों आपको कभी नाम नहीं मिलेंगे, और अगर ऑप्शन में दोनों आपको नाम मिल भी जाए तो उस समय आपको राणा हमीर राइट करना है। दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के विवादित प्रश्न अब लगभग एग्जाम में न के बराबर आते हैं, क्योंकि मामला बाद में कोर्ट में जाएगा, वैकेंसी अटकेगी। सरकार कभी नहीं चाहती इस प्रकार का कोई काम हो। बाकी दोनों में से कोई भी एक नाम हो तो आपको राइट कैसे करना है सभी साथियों को समझ में आ गया। तो ये बात थी भामाशाह से संबंधित। जन्म हुआ था इनका रणथंभौर में, कर्मस्थली इनका पाली क्षेत्र रहा है। इनका संबंध ओसवाल जाति की कावड़िया शाखा से था। महाराणा प्रताप के समय ये प्रधानमंत्री थे, परम मित्र थे, परम सहयोगी थे। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं चूलिया ग्राम के निकट राणा प्रताप को भेंट की। इस कारण इनको मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है, मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है, मेवाड़ का रक्षक इनको कहा जाता है। मेवाड़ का कर्ण स्पेशली इनको कहा, किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और इनके भाई की यदि हम बात करें, इनके भाई का नाम क्या था? एग्जाम में उनका नाम भी आता है, ताराचंद जो थे वो इनके भाई हुआ करते थे। तो बहुत बढ़िया शानदार व्यक्तित्व हैं। भामाशाह बहुत सहयोग किया इन्होंने मेवाड़ का, महाराणा प्रताप का, और इतिहास में क्या है? अमर हो गए बिल्कुल। हाँ जी, मुकेश जी भाटी कह रहे सर मेरा नाम लो। बिल्कुल आपका नाम ले लिया है। जैसे कमेंट धीरे जब चलते हैं ना तो मैं सभी के नाम लेता हूं। कमेंट जब फास्ट चलते हैं, जब क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी होती है, फास्ट कमेंट चलते हैं, किसी साथी का नाम नहीं ले पाता हूं। बाकी मैं सभी के नाम लेता हूं। लाइव क्लास में मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करना। बिल्कुल। तो बुधाराम जी कह रहे हैं सापा कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया सापा, कल ढूंढेंगे उसको, है ना जी। जोगाराम जी कह रहे हैं सर आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास भी अच्छी होती है, आप भी मन लगा के पढ़ते हो, इस वजह से आपको भी क्लास अच्छी लगती है। तमन्ना जी कह रहे हैं
सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सफर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ये बात भी सही है, केवल बैठकर सोचते रहने से कभी किस्मत नहीं बदलती। किस्मत बदलने के लिए आपको समय पर जगना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से जो मिलता है हो सकता है वो आपको किस्मत से ना मिले। बिल्कुल, हाँ जी, सभी के नाम ले लूंगा मैं। यहाँ पर अपना जो फैक्ट बाकी चल रहा है उसको पूरा करते हैं। तेरे ताली नृत्य की यहाँ पर हम बात करते हैं। तेरे ताली नृत्य जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था? तेरे ताली नृत्य का जन्म पादरला गांव में हुआ था। और पादरला गांव कहाँ पर है? पाली में पड़ता है। पाली, पादरला गांव में किसका जन्म हुआ? तेरे ताली नृत्य का जन्म हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। स्पेशली इसमें भी विवाहित महिलाएं इसमें भाग लेती है। बाबा रामदेव जी के मेले का विशेष आकर्षण माना जाता है ये नृत्य। बाबा रामदेव जी के मेले का विशेष आकर्षण, मेले का प्रमुख या विशेष आकर्षण ये माना जाता है। आकर्षण ये माना जाता है। अब इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन सी है उसकी हम बात कर लेते हैं। प्रमुख नृत्यांगना जो है वो मांगी बाई मानी जाती है। मांगी बाई की बात करें तो मांगी बाई का जन्म कहां पर हुआ था? इनका ससुराल कहां पर था? तो मांगी बाई का जन्म हुआ था बानीना ग्राम में। चित्तौड़ वालों सुन लो, बानीना गांव कहां पर है पता करो, देखें। बानीना गांव में इनका जन्म हुआ था और ये चित्तौड़ में पड़ता है। और ससुराल जो है वो तो पादरला गांव में था। और पादरला कहां पर है? पाली में है। भाई इन्होंने सबसे ज्यादा इस नृत्य को क्या है प्रसिद्धि दिलाई। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। तो इस नृत्य में 13 मजीरे या मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। और बैठकर किया जाता है ये नृत्य। आप इस नृत्य की भाव भंगिमा भी यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल, मीराबाई का जन्म चित्तौड़ में हुआ। अरे भाई मीराबाई नहीं है, मांगी बाई है वो, है ना। मांगी बाई का जन्म हुआ था बानीना में। और ये बानीना गांव कहाँ पर पड़ता है? जब भी कभी हम चित्तौड़ से कपासन जाते हैं, नारेला से एक रास्ता रासमी के लिए घूमता है और उसके बाद में बनाकिया से एक रास्ता जाता है भटखेड़ी या माल्या खेड़ी, उसके बाद सीधा बानीना और बानीना से रास्ता निकल जाता है खारखंदा, खारखंदा से वाया रूद जाडाना होके वापस रासमी चला जाता है। प्रद्युम्न सिंह जी कह रहे हैं बांसोड़ा, बिल्कुल बांसोड़ा में भगवान सांवरिया सेठ का मंदिर स्थित है। तो ये बात हुई थी तेरे ताली नृत्य की। बांगड़ संग्रहालय की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो बांगड़ संग्रहालय है जो 1982 में स्थापित हुआ था। 1982 में स्थापित हुआ था। 1991 से संचालित है। संचालित का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि शिलान्यास जो है वो इस समय हुआ था। और उद्घाटन इस समय हुआ था। तो भाई बांगड़ संग्रहालय म्यूजियम क्या होता है आप सभी को पता है। पुरातात्विक वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई है। इसमें बहुत सारी जो पुरातत्व की वस्तुएं हैं उनका संग्रहण किया गया है। 1982 में इसे बनाना प्रारंभ किया गया। 1991 से ये रेगुलेट होना प्रारंभ हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं महाराजा उम्मेद मिल्स की। भाई उम्मेद सिंह जी ने इसको बनवाया। उम्मेद सिंह जी के समय इसको बनवाया गया। 1942 में प्रारंभ हुई, मतलब निर्माण कार्य चालू हो गया इसमें वस्त्रों का। और कौन से वस्त्र यहाँ पर बने जाते हैं? तो राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स ये मानी जाती है।
सूती वस्त्र मिल्स इसे कहा जाता है। राज्य की सबसे बड़ी जो है सूती वस्त्र की मिल कौन सी है, वो यह है। इससे पहले हम बात करते 4 वर्ष पहले 1938 की हम बात करें, उस समय मेवाड़ टेक्सटाइल जो मिल्स है भिलवाड़ा में है, उसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल नटिनी का बाग कहाँ पर है, बिल्कुल इसका भी पता करेंगे। नटिनी के चबूतरे की बात कर ली, नटिनी के बाड़े की बात कर ली, नटिनी की छतरी की बात कर ली, इसकी भी खोज खबर करेंगे इसकी, है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर लगभग हमारा मैटर कवर हो चुका है। एक बार हम इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि भाई आज हमने क्या क्या पढ़ा है। देखें तो आज हमने पढ़ा परिवहन कोड RJ22 है, उपनामों में प्राचीन नाम पालिका पारा नगरी है, भौगोलिक उपनाम में वाणिज्य नगरी या जैन मंदिरों का तीर्थ स्थल कहते हैं। शुभंकर है तेंदुआ, क्षेत्रफल 12,387 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 12.37 लाख यहाँ पर है। साक्षरता की यहाँ पर हम बात करें तो साक्षरता जो है 62.2% यहाँ पर साक्षरता है। इसके अलावा लिंगानुपात की बात करें 987 लिंगानुपात है। कल हम बात कर रहे थे सिरोही की जिसका 940 हुआ करता था। जनघनत्व की बात करें 164 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। तहसीलें पाली, बाली, जेतारण, रोहटर, सोजत, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रायपुर है। लोकसभा क्षेत्र पाली पड़ता है। विधानसभा क्षेत्र में पाली, बाली, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर और जेतारण क्षेत्र आते हैं। 8 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है, मतलब सर्वाधिक जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से हैं वो 8 जिले, जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही जिले और जालोर इसमें शामिल है। कोई इसका पड़ोसी देश नहीं है, पड़ोसी राज्य भी नहीं है, चूंकि ये तो अंतर्वर्ती जिला है तो इसका कोई पड़ोसी देश राज्य नहीं हो सकता। सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा लगती है और यहाँ पर ये बिल्कुल मैप के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। प्रमुख नदियों की बात करें बांडी, जवाई, लूणी, सूकड़ी, गुहिया, मिश्री यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। झील जलाशय की बात करें जमाई बांध जो कि मारवाड़ का अमृत सरोवर है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्रमुख बांध है। सुमेरपुर के निकट ये बांध बना हुआ है। रायपुर बांध, हेमावास भी यहाँ पर प्रमुख बांध है। परिवहन की बात करें 14 और 65 यहाँ पर पुराने क्रमांक के हिसाब से नेशनल हाईवे है। नए का अभी तक आप में से किसी साथियों ने कमेंट नहीं किया है, बिल्कुल इसलिए अधूरा छोड़ रहा हूं। अगर आप कमेंट करोगे तो आज बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊंगा। मिट्टियां यहाँ पर भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जलवायु की बात करें अर्ध शुष्क प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। जहां पर अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहां पर 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। वनस्पति भी इसी प्रकार की है जिसे आप मरुद्भिद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें पाली जिले के मैप के संदर्भ में कि मैप से हमारे डायरेक्ट क्या प्रश्न बन सकते हैं। खाटू नगरी से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भाई आप सभी साथियों को। जय श्री कृष्णा भाई माधु जी कह रहे हैं, आपको भी जय श्री कृष्णा माधु जी। तो बात करते हैं कि भाई पाली के मैप के अकॉर्डिंग कुड़की ग्राम में मीराबाई का जन्म हुआ था। सोजत में मेहंदी प्रसिद्ध है, यहाँ पर मेहंदी मंडी भी है, सोजत दुर्ग भी है। आहुआ 1857 की क्रांति के समय प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर सत्याग्रह उद्यान भी बना हुआ है। सादड़ी की बात करें भगवान परशुराम जी की यहाँ पर गुफा है। खुदा बख्श बाबा की यहाँ पर दरगाह है। थाने राव की बात करें मुछाला महावीर का यहाँ पर मंदिर है। सादड़ी की हमने बात कर ली। इसके अलावा हम बात करते हैं बाली की, भाई यहाँ पर प्रसिद्ध बाली दुर्ग है। जवाई नदी का उद्गम स्थल घोरैया गांव इसी तहसील में आता है। रणकपुर की बात करें इसे स्तंभों का वन कहा जाता है। जैन मंदिरों के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। फालना की बात करें राज्य का प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर यहाँ पर स्थित है। छतरियों की फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है। रेडियो उद्योग के लिए क्षेत्र जाना जाता है। और जेतारण की बात करें तो 1544 में यहाँ पर गिरी सामेल नामक युद्ध हुआ था। मीराबाई की बात करते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ, कुड़की ग्राम में हुआ। लालन पालन बाजोली में हुआ। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। भोजराज जी की खातोली के युद्ध में बुरी तरीके से घायल होने के बाद में 1523 में मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा इनके निवास के लिए कोरपदे महल बनवाते हैं जो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। महल कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में है। चित्तौड़ दुर्ग में यह महल बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं इनके मंदिर राजस्थान में 2 जगह हैं। मेड़ता में स्थित मंदिर चारभुजा नाथ के नाम से है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित मंदिर मीराबाई के मंदिर के नाम से है। इसके अलावा हम बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग छोड़ने के बाद ये मेड़ता गई, उसके बाद वृंदावन, वृंदावन से गुजरात, गुजरात में डाकोर जो स्थान है, रणछोड़ मंदिर, द्वारिका धाम जो है वहां पर इनको अंतिम बार देखा गया 1563 में। इन्होंने मीराबाई या मीरा दासी संप्रदाय चलाया। इनके ग्रंथ पदावलियां कहलाती है इनकी रचनाएं। और नरसी जीरो मायरो जो है रत्ना खाती के सहयोग से इन्होंने इसकी रचना करवाई। नेक्स्ट भामाशाह की बात करें, इनका जन्म 1547 में
रणकपुर में हुआ था। इनके कर्मस्थली पाली क्षेत्र रहा है। इनका संबंध ओसवाल जाति की कावड़िया शाखा से था। महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्री, परम मित्र, परम सहयोगी हुआ करते थे। 20,000 की स्वर्ण मुद्रा इन्होंने चूलिया ग्राम के निकट राणा प्रताप को भेंट की। तो यहाँ पर मुद्राएं भेंट की। इसके अलावा बात करते हैं, मेवाड़ का कर्ण इनको कहा जाता है, मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है, मेवाड़ का रक्षक इनको कहा जाता है। इनके भाई का नाम ताराचंद था और मेवाड़ का जो कर्ण है वो इनको कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इनको कहा जाता है। तेरेताली नृत्य की बात करें, इस नृत्य का जन्म स्थान पादरला गांव पाली माना जाता है। स्पेशली कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है। बाबा रामदेव जी का जो मेला है, इस नृत्य का विशेष प्रमुख आकर्षण माना जाता है। ये नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें, मांगी बाई, जिनका जन्म बानेड़ा गांव चित्तौड़ में हुआ था, इनका ससुराल पादरला है और ये इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट, बांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। एग्जाम में प्रश्न 2-3 बार आया हुआ है। BSTC का फेवरेट क्वेश्चन है, बांगड़ संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो बांगड़ संग्रहालय कहाँ पर है? पाली जिले में है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें, महाराजा उम्मेद मिल जो है वो भी यहाँ पर स्थित है। और एक फैक्ट और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मरुधरा लोक संस्थान, मरुधरा लोक संस्थान भी कहाँ पर है? पाली जिले में है। जैसे जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय जो है वो जैसलमेर में गडीसर झील के किनारे स्थित है। इसी प्रकार बिल्कुल गरासियाओं की फाग जो एक प्रकार की विशेष ओढ़नी होती है वो भी पाली जिले की प्रसिद्ध है, उसकी भी बात हम करने वाले हैं। तो ये बात आज जो थी ये हमने किससे संबंधित की? ये हमने पाली जिले के सामान्य परिचय से संबंधित बात की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी हमने यहाँ पर बात की। कल हम बात करेंगे पाली के इतिहास की। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जितने भी साथी लाइव इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नए साथी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं हम पाली के इतिहास से संबंधित, जिसमें हम नाडोल का इतिहास, दुर्गों का इतिहास, बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।